कल हमने क्या पढ़ा था? रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट कर दिया था, स्नेल्स लॉ पढ़ लिया, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, डीपीपी मिली क्या कुछ? ठीक है, डीपीपी बंटवा देते हैं, लिखें। जल्दी से एक बार स्नेल लॉ लिखेंगे, वापस लिखें। अभी अपन को क्या करना है, 10-15 दिन सिस्टम के साथ सामंजस्य बैठाना है। फिजिक्स कैसे पढ़ी जाती है, डीपीपी कैसे की जाती है, मॉड्यूल कैसे सॉल्व करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, चीज़ों को कैसे समझना है ना। तो 10 दिन, 8 दिन, 12 दिन आप एक बार सेट हो जाएं। नोट्स कैसे लिखने होते हैं, स्पीड कैसे बढ़ानी है, जब मैं लिख रहा हूँ तब आपको साथ साथ लिखना है। 10 दिन 12 दिन सेट हो जाएंगे, हॉस्टल में भी खाना पीना मैथ सब सेट हो जाएगी। फिर आपको धीरे धीरे अपनी स्पीड को क्या करना है, बढ़ाना पड़ेगा। ये बात तय रखिए, स्पीड तो आपको ग्रेजुअली बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस है बहुत सारा और 8 महीने में अपन को पूरा सिलेबस खत्म करना है। सही बात है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। अभी 7 दिन 10 दिन एक बफर है। बफर पीरियड का मतलब होता है आप एक बार अपने साथ, हमारे साथ क्या हो जाओ, एडजस्ट हो जाओ। धीरे धीरे फिर पढ़ाई को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। कई बच्चों की आज पहली क्लास है क्या? कितने लोगों की पहली क्लास है? अच्छा, इतने लोगों की आज पहली क्लास है। घबराइएगा मत, आज ऑप्टिक्स का दूसरा लेक्चर है। परेशान मत होइए, जो पहले लेक्चर में आए थे उनको भी कुछ समझ में नहीं आया था, है ना। तो ऐसा अपन को टेंशन नहीं लेनी, कभी ऐसे परेशानी नहीं होना लाइफ में क्या है हमारा आज दूसरा लेक्चर, हमारा क्या होगा, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। जिन्होंने पहले लेक्चर से पढ़ रहे हैं उनको भी कुछ समझ में नहीं आया था, इसलिए अपन को परेशान होने की कभी जरूरत नहीं है। चलिए हेडिंग डालिए, स्नेल्स लॉ। स्नेल लॉ क्या है वो देखिए। ऑनलाइन वाले सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। चलें देखें, ऊपर μ1 है, नीचे μ2। लाइट आई, इसका नाम क्या है, इंसिडेंट रे। नीचे गई रिफ्रैक्टेड रे। फटाफट फोटो बनाएं। ऊपर एंगल अल्फा, नीचे एंगल बीटा। अपन को एंगल रटने की जरूरत नहीं है, पेन चलाते जाइए, देखिए मत, पेन चलाओगे तो समझ में आएगा। सारे एंगल हमेशा कहां से नापे जाते हैं, नॉर्मल से। सारे एंगल कहां से नापे जाते हैं, नॉर्मल से। लिखने का तरीका क्या है, ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, नीचे का। इतना अपन को शानदार आना चाहिए। आज का पूरा दिन केवल स्नेल लॉ से ही काम चल जाएगा। ऑनलाइन वाले बच्चे अगर आवाज, ऑडियो, वीडियो सब क्लियर है, बोर्ड अच्छा दिखाई दे रहा होगा, डिजिटल बोर्ड, एक बार थम्स अप करके बताएं। मेरा नाम आशीष गुप्ता है, फिजिक्स पढ़ाता हूं मैं। बहुत बढ़िया, धमाधम थम्स अप आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं भाई। बढ़ूं, आगे बढ़ूं, बीच बीच में कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्वेश्चन करेंगे। दिमाग में बैठा लीजिए, फिजिक्स पढ़ने का अंदाज केमिस्ट्री बायो जैसा नहीं है। ये रोज आपको समझाएंगे। यहाँ सुंदर सुंदर नोट्स काम नहीं करते। आपको बार बार कॉपी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन मन में ये करिए। घर जाके 10 मिनट में कॉपी पढ़ी, मॉड्यूल किया, डीपीपी करी, रिवीजन किया, पुराने कोई नोट्स पढ़े हो वो भी पढ़ें। आपने जहां पढ़ाई करी है भाई अच्छी करी है, ऐसी कोई नहीं आपको लगता है कि हमने ये किया वो किया, कुछ भी नहीं। जहां भी आपने पढ़ाई की है बढ़िया पढ़ाया आपको, कोई टेंशन मत लीजिए। वो आपके नोट्स हों, आपके मॉड्यूल हों, साथ साथ वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, किसी बच्चे को मना नहीं है। ऐसा बेकार स्टेटमेंट है केवल सर्वम का मटेरियल करना है, नहीं भाई, कहीं से भी आ सकता है पेपर। तो ऐसा ये कोई अपना ब्लॉक मत करिए केवल हमारा ही मॉड्यूल करना है, हमारी डीपीपी करनी, नहीं। पहले ये करिए, ये प्राइमरी है, क्योंकि इसी का डिस्कशन होगा क्लास में, इसी का होमवर्क मिलेगा। तो सर्वप्रथम ये करना है, इसके बाद आप ओपन हो। पुराने आपके पास कोई मटेरियल है, इंस्टीट्यूट का कोई नोट्स है आपके पास, पढ़िए ना, फायदा ही होगा, नुकसान तो 1 रुपए का भी नहीं है। क्या बात समझ रहे हैं? और ये दिमाग में बैठाइए, फिजिक्स बोले तो प्रैक्टिस, बिना न्यूमेरिकल करे काम नहीं होगा। हो सकता है आपने कम कर रहे हो, पढ़ाई कम करी हो, कोई टेंशन मत लीजिए, हम सब सिखा देंगे। पर आप ये सोचिए, अगर मैं पेन नहीं घिसूंगा तो मेरा काम नहीं बनेगा, ये तो क्लियर है। आप किसी से पूछ लीजिए,
आपके बड़े भाई बहन हो, डॉक्टरी कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, घर में कोई बीएससी एमएससी करे हुए हो, उनसे पूछ लीजिए फिजिक्स का स्वभाव यही है। बोले तो प्रैक्टिस। इस बात को समझें, पेन नहीं चलाएंगे तो काम बनेगा नहीं। इस बात को दिमाग में बैठा लेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छे से हम पढ़ पाएंगे। नोट्स ही पढ़ते रहेंगे बार 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 बार। केमिस्ट्री बायो का स्वभाव अलग है, फिजिक्स का स्वभाव अलग है। क्लियर है बात? चलिए एक क्वेश्चन लिखेंगे, ये 2 बार पेपर में आया हुआ है। अ रे ट्रेवल्स फ्रॉम वैक्यूम टू मीडियम एंड incident at an angle of 60 degree if the बहुत प्यारा सवाल, 3 कॉन्सेप्ट लगेंगे। क्वेश्चन लिख लीजिए। कोई बात नहीं। देखिए सभी डॉक्टर बन जाएंगे तो भी काम नहीं चलेगा। डॉक्टर के साथ नर्सिंग स्टाफ, कंपाउंडर, है ना। आप भी सोचो, आप कंपाउंडर, डॉक्टर, सभी डॉक्टर बन जाएंगे तो फिर स्टिच लगाने वाला भी चाहिए, पट्टी बांधने वाला भी चाहिए। तो बाहर सब चिल्ला रहे हैं, आपके सपोर्टिंग स्टाफ है सब, है ना। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको उल्टा खुश होना चाहिए। ऐसे लोगों की संख्या भी बढ़नी चाहिए। सभी डॉक्टर बन जाएंगे, दिक्कत कितनी हो जाएगी आप सोचो ना। पूरे हॉस्पिटल में केवल डॉक्टर ही हैं। आप घंटी बजा रहे हो तो कोई आ नहीं रहा है ना। कोई नर्सिंग स्टाफ नहीं है, कोई कंपाउंडर नहीं है, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो पूरे समाज में व्यवस्था बैठाने के लिए सभी तरह के लोग चाहिए होते हैं। अगर सभी पढ़ लिख के बहुत अच्छा कर लेंगे तो भी मामला गड़बड़ हो जाएगा। बैलेंसिंग बहुत जरूरी है, इसलिए ये सभी चिल्ला रहे हैं। ये सब आपके अस्पताल के सहयोगी स्टाफ हैं, इनको भी आपको साथ रखना जरूरी है। तो इन्हें मना नहीं करें, हम इनको कभी मना नहीं करते। इनको कहते हैं आराम से रिलैक्स रहो, सबका हो जाएगा तो भी बहुत बड़ी समस्या है। चलिए अब क्वेश्चन देखें अच्छे तरीके से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ रे ट्रेवल्स फ्रॉम वैक्यूम टू मीडियम एंड द इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60। अब चित्र बनाइएगा, मजा आएगा। ये बाउंड्री, ये बताइए क्या है? नॉर्मल रे आई, ये इंसिडेंट रे कितने पर आई? 60। अब भाई ने एक नई बात कही है, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड। भाई 2 काम हो रहे हैं, 2 काम हो रहे हैं। क्या हो रहा है गुरुजी? समझ में नहीं आ रहा। एक तो हो रहा है रिफ्लेक्ट और एक हो रहा है बेटा जी रिफ्रैक्ट। हर बार दोनों होते हैं। जब प्रश्न में कहेगा तभी हमें बात करनी है। हर बार दोनों हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, रिफ्रैक्ट भी हो रहा है। और दोनों आपस में कितने डिग्री पर हैं? 90। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, अभी तो केवल डायग्राम बनाया है। रे आई, 2 प्रोसेस हुए, रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट, और ये दोनों आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर। अब आपसे पूछा गया है, ऊपर तो वैक्यूम है, नीचे मीडियम है, मीडियम का म्यू बताइए।
मीडियम का म्यू बताइए। अब देखें, 3 कॉन्सेप्ट लगेंगे, 3। अब 3 में से आपका कौन सा गायब है वो गिनिएगा आराम से। पहला बोल रहा हूं, पहला 60 डिग्री पर आओगे तो 60 डिग्री पे जाओगे। 10वीं क्लास, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई बराबर एंगल आर, जितने एंगल पर इंसिडेंट होगी उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी। 10वीं कक्षा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, 60 डिग्री। अगला देखना मजा आएगा, माना ये कितना है आर। अब देखना मैं क्या कहने वाला हूं, स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सभी एंगल का सम, देखो कौन कौन सा बन रहा है, 60, 90 आर, ये पूरा, इन सब का सम 180। कौन सी स्ट्रेट लाइन है, मैंने पर्पल कलर से डार्क करके दिखाई आपको। स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले सभी एंगल का सम कौन कौन से बन रहे हैं बताइए, 60, 90 आर बराबर ये कितना, 150 आर, 180 माइनस 150, तो बताइए आर कितना, देख लें। अब तीसरा कॉन्सेप्ट, स्नेल लॉ। स्नेल लॉ लगाने का अंदाज, ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल। ऊपर का म्यू 1, ऊपर का एंगल sin 60, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल आर, और आर कितना, 30। आर की जगह 30। बहुत ही प्यारा सवाल, 2 से 3 बार पेपर में आया है। बिल्कुल बेसिक, अभी कुछ पढ़ाया ही नहीं है, केवल स्नेल लॉ बताया है। और आप देखो 3 कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, आप तीनों को एक बार बोल लोगे तो मजा आ जाएगा। पहला बोल लीजिए, एंगल आई बराबर एंगल आर, जितने एंगल पर आएंगे उतने एंगल पे जाएंगे। दूसरा, स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सभी एंगल का सम 180 डिग्री। और तीसरा, स्नेल्स। तसल्ली से देख लीजिए। बताइए क्या बात ओके है? बढ़े, आगे बढ़े, चलो नोट लगा के लिखिए। डीपीपी 1 2 3 बोली नहीं, भूल गया? अभी लाएगा नहीं क्या भाई? ला रहा है? चलो बढ़ूं, आगे बढ़ूं, लिखें नोट लगा के। ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, बोर्ड से देख लें। ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, frequency of the light does not change because frequency is a property of source. दूसरा पॉइंट, colors are characterized by frequency. Since frequency does not change, therefore during refraction colors also does not change. And the third one is
तीनों पॉइंट बढ़िया थ्योरेटिकल सवाल हैं, पहले आप तीनों लिख लीजिए, फिर मैं वन बाय वन सबको समझाता हूं। पीछे जो गर्ल्स बैठी हैं, आप लोग आगे आगे बैठे हैं, है ना, 1 2 3 4 तो ये है, यहां भी 3 रोज आपके पास हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। कल से आप आगे बैठना है सब लोग। चलिए अब ये बात ध्यान से सुनिएगा, पहले आप लिख लें। अब जैसे मैं बोल रहा हूं या अपन कस्टमर केयर पे बात करते हैं, जैसे ही हेलो सुनते हैं आप, आपके मन में चेहरे पे खुशी आ जाती है कि लड़की बोल रही है ना। ना आपने उसको कभी देखा, ना आपने उसका नाम जानते हो, पर हेलो सुनते ही आपको आनंद आ जाता है। कारण क्या है, हम सुनकर ही पहचान लेते हैं कि मेल वॉइस है या फीमेल वॉइस। ये प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि जो मेल वॉइस होती है उसकी आवाज भारी होती है, फीमेल वॉइस की आवाज पतली होती है। ये सब सिलेबस में हमारे हाई पिच और लो पिच, ये पिच कहलाता है, बोले तो फ्रीक्वेंसी। आप सुन के पता लगा लेते हो पापा बोल रहे हैं या मम्मी की आवाज है, बहन की आवाज है, आप डिस्टिंग्विश भी कर लेते हो। डिस्टिंग्विश करने का फैक्टर अलग है, वो है क्वालिटी, वेव फॉर्म। चाची और मम्मी दोनों फीमेल है, पर आप बात करके पता लग सकते हो चाची बोल रही है, ये मम्मी की आवाज है। पिच के साथ साथ एक चीज और होती है जिसे बोलते हैं क्वालिटी, वेव फॉर्म। जैसे मैं अभी गाना गाऊं तो ना अभी आप 2 मिनट में भाग जाओगे, सर इतनी फटी हुई आवाज सर है, आप अभी तुरंत भाग जाओगे, सर ऐसी तैसी कराइए, आप तो फिजिक्स पढ़ा लो, ये गाने वाले काम मत करो। पर अरिजीत सिंह आपको गाना सुनाए तो आपको मजा आ जाएगा। और भाई इतने इमोशनल गाने, मतलब अगर ब्रेकअप नहीं हो तो भी फीलिंग दिला देता है भाई, है? मतलब ऐसे ऐसे गाने हैं कि आप सुन के तो आप लोग जो, हाँ यार मेरा भी ब्रेकअप हो चुका है भाई, इतना इमोशनल कर देता है। मतलब आप देखो, अरिजीत सिंह मेल वॉइस है, मेरी भी मेल वॉइस है, पर आप मेरी आवाज सुनना पसंद नहीं कर रहे। कारण है फ्रीक्वेंसी। हर सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अलग अलग। मेरे मुंह से जो आवाज निकल गई, जो बोले तो साउंड वेव्स, इन साउंड वेव्स की क्या है, एक फ्रीक्वेंसी है। आप इनको पानी में ले जाओ, आप इनको ऑयल में ले जाओ, आप इसको ग्लिसरीन में ले जाओ, ये फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। बिकॉज ये फ्रीक्वेंसी, ये वेव कहां से निकली है, मेरे गले से। इनका सोर्स कौन है, मैं। आप बोल रहे हो तो आपका सोर्स कौन है, आपका गला। और आपके मुंह से जो आवाज निकल गई उसकी एक क्या है, फ्रीक्वेंसी। उन साउंड वेव्स को आप पानी में ले जाओ, ग्लास में ले जाओ, किसी दूसरे मीडियम में ले जाओ, वो चेंज नहीं होगी। यही पहला पॉइंट लिखा हो, ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए। ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन frequency of light does not, because frequency is a property of source. कभी फ्रीक्वेंसी बदलती नहीं है। जैसे सनलाइट आ रही है, पानी में जाने के बाद भी वो सनलाइट ही रहेगी, वो टॉर्च की लाइट थोड़ी बन जाएगी। सोर्स कौन है, सन। तो सनलाइट पानी में जाने के बाद भी सनलाइट रहेगी और उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी कभी बदलती नहीं है। दूसरा पॉइंट और जबरदस्त है, कलर का सीधा संबंध किससे है, कलर का सीधा संबंध फ्रीक्वेंसी से है। मजे की बात है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती इसलिए कलर भी नहीं बदलेगा। ये 2 बार पेपर में आया, मैं आपको बताता हूं। वो कहता है ग्रीन कलर का प्रकाश हवा में, बताओ पानी में जाने के बाद इसका रंग क्या होगा। आंसर है पानी में जाने के बाद भी ग्रीन ही रहेगा। कारण बताइए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं बदली,
और कलर का संबंध किससे है? कितना बढ़िया लिखा है देखिए, कलर आर कैरेक्टराइज्ड बाय सिंस फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, इसलिए कलर भी बदलेंगे। अगर लाल रंग का प्रकाश हवा में है तो पानी में जाने के बाद भी लाल रंग का ही रहेगा, उसका कलर बदलेगा नहीं। क्या आपको ये बात समझ में आती है? और तीसरा, ये 11वीं क्लास का फॉर्मूला है जो मैंने लिख दिया है, v बराबर एफ लैम्डा। v क्या है? वेलोसिटी। f क्या है? लैम्डा क्या है? क्या बात सही है? अब मैं क्या कर रहा हूं, v बराबर एफ लैम्डा में f को ऐसे काट रहा हूं। पूछो काटने का मतलब क्या है? f कांस्टेंट है, f बदला तो बताओ v किसके प्रोपोर्शनल है? इसका मतलब जो हाल लैम्डा के होंगे वही हाल स्पीड के होंगे। अगर पानी में जाने के बाद स्पीड कम हो जाती है तो लैम्डा को भी कम होना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जी सर एफ को काटा क्यों है? गलत लिख दिया क्या आपने? ना, गलत नहीं लिखा। इसे क्या बोलते हैं? क्या है? कांस्टेंट। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जो हाल स्पीड के होंगे वही हाल वेवलेंथ के होंगे। अगर स्पीड बढ़ेगी तो वेवलेंथ भी बढ़ेगी, अगर स्पीड घटेगी तो। देख ले भाई, ये चारों पॉइंट तुझे याद होने चाहिए। 1 मिनट दे रहा हूं, तीनों पॉइंट एक बार बढ़िया याद करो। पहला बोलो, रिफ्रैक्शन के दौरान फ्रीक्वेंसी बदलती, कलर भी बदलता, और v बराबर f तो कांस्टेंट है, तो v प्रोपोर्शनल टू जो हाल लैम्डा का वही हाल स्पीड का, वही हाल वेवलेंथ का। क्या बात ओके है? कुछ क्वेश्चंस करके देखें। एक पुराना फॉर्मूला भी लिख लें, यहाँ रिवीजन हो जाएगा। म्यू बराबर सी बाई डी। ये अपन को सारे याद होने चाहिए। बोले क्या बात ओके है? चलिए कुछ बेसिक मैथ आपको सिखाता हूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। 2 महीने 3 महीने खूब सीखिए। ये डर बैठा हुआ है और इस डर की वजह से अपनी फिजिक्स गड़बड़ होती है। इसको बहुत अच्छा सीखें। जैसे क्या क्या आपको याद आना चाहिए वो देखिए। जैसे कन्वर्जन, अब एक बार सीख लें, हमेशा याद रखें। जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, है ना, ये सब आने चाहिए। बार बार मत परेशान होइए, एक बार समय लगा के कन्वर्ट कर लीजिए। मिलीमीटर 10⁻⁻3, सेंटीमीटर -2, माइक्रो -6, नैनो -9, एंगस्ट्रॉम -10, पिको 10⁻⁻, फर्मी -15। ये साल भर काम आएंगे। क्या लापरवाही से हमारा सवाल गलत हो जाता है? फिजिक्स पूरी आ रही है, फॉर्मूले सब आ रहे हैं, कन्वर्जन याद नहीं है, तो इसको एक बार ऐसा बढ़िया 5-5 बार लिख के याद कर लो। एनएम का मतलब क्या है? नैनोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर। एफएम का मतलब फर्मी, फेम्टोमीटर। बाकी आप सभी जानते हैं मिलीमीटर। माइक्रो, ये माइक्रोमीटर है। ये सब कन्वर्जन हमेशा चलते फिरते याद रहने चाहिए, इनका रिवीजन नहीं चाहिए। ये तो ऑलवेज, हाँ सर याद है सर, ये सब ऐसा ही सिस्टम है। जितना याद होगा उतना मजे आएंगे। जैसे साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टेन की वैल्यू, ये चार्ट 10वीं क्लास का है, पर आना चाहिए, मतलब आना चाहिए। 0, 30, 45, 60, 90, 0, आधा, 1/√2, √3/2, 1, यहां से 1, √3/2, 1/2, 0, डिवाइड कर दीजिए। 0,
1/√3, 1√3 नॉट डिफाइंड। ये सब बेटा इनके बिना काम चलेगा नहीं, ये ऐसे हैं। अरे सर एकदम परफेक्ट याद है, √3/2 हो रहा है साइन में, अच्छा 60 डिग्री है सर। सर 1/√2 हो रहा है सर, सर 45 डिग्री है सर। सर 10 में 1 आ रहा है, अरे सर एंगल 45 डिग्री है। इतना बढ़िया याद होगा ना, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी। tan थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। cot थीटा tan थीटा का उल्टा होता है 1/tan। sec थीटा cos थीटा का उल्टा होता है, cosec थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। हमें पता है ये सब 9th 10th का है, पर हम कभी आपको ये नहीं कहना चाहते अरे यार ये तो पढ़ा हुआ, ये तो आता होगा, सब सीख ले भाई, कोई टेंशन नहीं है। पर फिर ये तेरी जिम्मेदारी है, एक बार सिखा दें तो फिर लंबे समय तक याद होना चाहिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, इसमें बहुत बच्चे फंसते हैं, बोल नहीं पाते पर फंसते बहुत हैं इसमें, वो मैं आपको सिखाता हूं। आज इसका डर परमानेंट हटा लीजिए। देखें, कौन बेस, कौन परपेंडिकुलर, कौन हाइपोटेनियस, बहुत पूछा जाता है, बहुत काम आता है। बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूं, सीखें। जिस साइड पर 2 एंगल बनते हैं वो साइड कहलाती है बेस। कौन सा साइड है बताना, ये लाइन, ये बेस है। क्यों, इस पे 90 भी बन रहा है, इस पे थीटा भी बन रहा है, ये कहलाता है बेस। भाई इतना काम आएगा ना सवाल में, और टीचर फटाफट लगाता रहेगा, तू परेशान होता रहेगा। एक बार समय खर्च करके इसको दिमाग में परमानेंट बैठा लो। जिस साइड पर 2 एंगल बनते हैं वो कौन है, बेस। इस साइड पे देखो, इस साइड पर ये थीटा है और ये 90 है, तो भाई ये कौन होगा, बेस। इस साइड पे देखो, ये साइड, ये 90 है, ये थीटा है, ये कौन, बेस। 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस। जो बच गया, जो बच गया वो परपेंडिकुलर, जो बच गया वो परपेंडिकुलर। और 3 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, वो आपको याद भी है। कहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आते हैं, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा कच्चा पक्का है तो अच्छा कर लीजिए, पर इनके बिना जीवन चलेगा नहीं। ये कभी भी आ जाएंगे सवाल के बीच में और आपको पजल करेंगे, इसलिए एकदम शानदार रहना चाहिए। लिख लें, कोई शर्म नहीं है, होशियारी में नहीं रहें, ये तो हमें आता है, ये तो हम कर लेंगे। कोई अपने आपस में शर्म की बात नहीं है। अपन साल भर एक दूसरे को देखेंगे, हमें सब पता है आपके बारे में, इसलिए कहीं भी अपन को ऐसा नहीं करना। नहीं सर मैं ये बात लिखूंगा, सर को बुरा मान जाएंगे, नहीं भाई मैं भी तो लिख रहा हूं, 20 साल पढ़ाने के बाद भी लिख रहा हूं मैं। आप सोचो इतनी छोटी बात है, पर जरूरी है। ये नहीं आएगी तो दिक्कत है। क्या स्लाइड आगे करें क्या, जल्दी से आ जाओ। बढ़े आगे, जल्दी आओ। अब अगला लिखें, ये डिग्री रेडियन का कन्वर्जन भी बड़ा परेशान करता है, वो भी सीख लें। लिख लीजिए,
डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री, डीपीपी। भैया डीपीपी लाओ। डिग्री टू रेडियन ऑब्लिक रेडियन टू डिग्री। बेटाऊं? चल अब देख ले, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है उसको हटा दे। डिग्री टू रेडियन क्या करना होता है? ये डिग्री है 60 डिग्री, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 सबसे बेस्ट। कुछ भी है 45 डिग्री पाई बाय 180, 120 डिग्री पाई बाय 180, 150 पाई बाय 180। कोई एक याद कर लें, रेडियन टू डिग्री तो उल्टा हो जाएगा। अब आप खुद सोचिए, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 100 से आप मल्टीप्लाई करते हो, और अगर पैसे से रुपए में करोगे तो डिवाइड करोगे, उल्टा हो जाता है। यहां पाई बाय 180 कर रहे हो, यहां क्या करोगे 180 बाय पाई। मान लो पाई बाय 3 रेडियन है, 180 बाय पाई। 2 पाई बाय 3 रेडियन है, पाई बाय 6 रेडियन है, पाई बाय 4 रेडियन है। तो कोई एक याद कर लें। डिग्री से रेडियन करना है तो किससे करेंगे? पाई बाय 180 से। और आप खुद समझिए, आंसर पाई में आना चाहिए तो पाई ऊपर ही होगा ना, और इसमें पाई हटना चाहिए तो पाई कहां जाएगा? नीचे। मन में ट्रिक है याद करने की। अब ये देखिए 60 का पहाड़ा 3 बार, आंसर पाई बाय 3। 45 का पहाड़ा 4 बार, पाई बाय 4। 6 दूना 12, 6 तिया 18, जीरो तो कट ही गया, 2 पाई बाय 3। 3 पंचे 15, 3 6 18, 5 पाई बाय 6। बढ़िया सीख के रख लें। कन्वर्ट करना है, किससे गुणा कर दें? 180 अपॉन पाई। पाई से पाई कटा, 3 का पहाड़ा 120, 180 बाय पाई। पाई से पाई कटा, 6 का पहाड़ा 30, 180 बाय पाई। पाई से पाई कटा 45। ये छोटी छोटी बातें हैं। डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री। अब पता है इतना समय अब कभी नहीं मिलेगा साल भर। आपने अभी देखो 5-5 एग्जाम्पल दे दिए, अब आप सोचो बार बार मिलेगा? नहीं, अब तो टीचर डायरेक्ट करेगा। अब आपको साल भर कभी भी समझाने का मौका नहीं दिया जाएगा। इस बात को आप समझें, सिलेबस बहुत बड़ा है, तो एक बार समझा देंगे, अब आपकी जिम्मेदारी है कि अपन को आना। अब इतना डिटेल में वापस कभी नंबर नहीं आएगा इसका साल भर। तो आपको पता होना चाहिए डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनके फॉर्मूले, इनकी वैल्यूज, ये एक बार कॉपी में आ गई, अब आपको याद होनी चाहिए। बताइए क्या ये बात ओके है? आगे बढ़ें क्या? जल्दी आइए। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों लिख लिया तो थम्स अप कर दो। लिखना है, लेट के पढ़ाई नहीं करनी, ध्यान रखना। साथ साथ नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाओगे तभी काम चलेगा। चलिए अगला कॉन्सेप्ट लिखते हैं। इफ अ लाइट रे इज ट्रेवलिंग along the normal, then बटवा दो।
प्रश्न ये है, अगर लाइट नॉर्मल के अलोंग आएगी, बिल्कुल नॉर्मल से चिपक के आ रही है, अब बताओ कैसी जाएगी? सीधी जाएगी, लेफ्ट मुड़ेगी, राइट मुड़ेगी, कहां जाएगी? यही क्वेश्चन है, अगर लाइट नॉर्मल के अलोंग आएगी तो क्या होगा? मीडियम कुछ भी ले सकते हैं, रेयर डेंसर को टेंशन नहीं। सीधी निकल जाएगी। इसी एंगल में वापस चली जाएगी ऊपर। रिफ्रैक्शन होगा या नहीं होगा? सीधी निकल जाएगी तो रिफ्रैक्शन होगा या नहीं? देखो, इनको नहीं मिली। जिसको नहीं मिली एक बार खड़ा हो जाए भाई। डीपीपी नंबर 1 2 3 गर्ल्स में, बॉयज में, एक बार तसल्ली से देख लें। 4 5 6 भी आ गई होगी, 4 वो भी मंगवा दो। एक डीपीपी फोल्डर खरीद लें, 15-20 रुपए का ट्रांसपेरेंट फोल्डर आता है, ताकि ये सब उसमें मेंटेन रहेगी, नहीं तो क्या फटफटा जाएंगी सब, ये साल भर मिलती रहेंगी। 4 5 6 भी आती है, सबकी हो गई। एक बार देख लो 1 2 3, फिर काउंटर पे परेशान नहीं करें। किसको चाहिए? दूसरी दे दो उसको। 4 5 6। चलिए, अब क्या होगा सर? मुझे क्या पता, स्नेल लॉ लगा लेते हैं, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अपन तुक्काबाजी क्यों करें? मैंने तो फीस जमा करा दी सर, बाकी अब आप जानो, आपकी पढ़ाई आपको करानी है। हर बार मैं टेंशन लूंगा तो फिर फायदा क्या? सही बात है कि नहीं? चलिए, सबसे मुझे बताएं, एंगल आई कितना है, 0 या 90? क्यों 0? क्यों? नॉर्मल के अलोंग आ रहे हैं, नॉर्मल के अलोंग आएंगे, इसका मतलब एंगल 0 डिग्री है। क्योंकि एंगल नापा किससे जाता है? नॉर्मल से ही चिपक के आ रहे हो, तो एंगल कितना डिग्री हुआ? 0। अब स्नेल लॉ लगा लेते हैं, होगा जो देखा जाएगा। चिल्लाइए, ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल। देख लें, ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल। साइन 0 0, म्यू 1 को 0 से करेंगे 0। अब ध्यान से देखिए, इस एक्सप्रेशन को किसके बराबर होना है? म्यू 2 कैन नॉट बी 0, क्योंकि म्यू 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। सबसे कम वैक्यूम का होता है कितना? 1 से छोटा किसी का होता ही। म्यू 2 कैन नॉट बी। अगर इस एक्सप्रेशन को 0 होना है तो साइन आर को 0 होना पड़ेगा। साइन आर को 0 होना। अब बताइए, साइन आर को 0 होना है। अब साइन कब 0 होता है? ये टेबल देखिए। अब मैं आपको ऐसे बोलूंगा ना सेंटेंस, आपको समझ आना चाहिए। साइन कब 0 होता है? 0 डिग्री पर। ऐसा सीखिए, भोंदू मत बनिए, सर कुछ नहीं आता। ऐसा थोड़ा काम चलता है कि सर बिल्कुल ही गया बीता हूं सर मैं। ऐसा नहीं चलता। सोचोगे, पढ़ोगे तो आ जाएगा। मैं कह रहा हूं tan 1 कब होता है? तुझे बोलना पड़ेगा 45 डिग्री। मैंने बोला साइन 0 कब होता है? 0 डिग्री। मैं बोलूंगा cos 0 कब होता है? 90। ऐसे अपन को बोलना आना
चाहिए, पढ़ेंगे तो आ जाएगा। अब मैं क्या सेंटेंस बोल रहा हूं सर, एक बार थोड़ा धीरे धीरे बताओ ना। आजा फिर बोल। ये एक्सप्रेशन किसके बराबर है? एक बार मुंह खोलो, ये एक्सप्रेशन किसके बराबर है? म्यू2 कैन नॉट बी। इस एक्सप्रेशन को जीरो होने के लिए साइन को जीरो होना, और साइन जीरो कब होता है? इंप्लाइज आर कितना डिग्री? 0 डिग्री। इसका मतलब आर 0। इसका मतलब भाई लाइट कैसे निकल जाएगी? अब मुझे बार बार इतनी नाटकबाजी करने की जरूरत, सीधा याद रखें, अगर लाइट नॉर्मल के अलोंग आएगी तो बिना मुड़े सीधी चली जाएगी। बार बार मुझे इतना प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, क्या रिफ्रैक्शन हुआ? हाँ गुरुजी, स्नेल लॉ से ही तो आंसर आया है, रिफ्रैक्शन हुआ है। कई बच्चे सोचते हैं अरे सर लाइट तो बेंड ही नहीं हुई, रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। अरे रिफ्रैक्शन तो हुआ है, लाइट की स्पीड भी कम हुई होगी, वेवलेंथ भी कम होगी, परंतु गई कैसी है वो? सीधी। तो अब इस बात को हमेशा के लिए याद रखें, अगर लाइट नॉर्मल के अलोंग आएगी तो बिना मुड़े सीधी चली जाएगी। क्या रिफ्रैक्शन हुआ? हाँ हाँ हाँ, रिफ्रैक्शन हुआ। बताइए क्या ये बात ओके? लिख लो। इधर बैठे ना, थोड़ा सा इधर दीवार से चिपक, और इधर बैठ, और आजा, और आजा, बैग मुझे दे दे, और कुछ। वेरी गुड। यूनिफॉर्म कहाँ है तेरे? अच्छा, और बैग कहाँ सर्वम का? चलिए, क्या ये बात ओके? तो फाइनल कॉल याद करिए क्या है? अगर लाइट नॉर्मल के तरफ आएगी तो बिना मुड़े सीधी चली जाएगी। यस और नो? 2-3 क्वेश्चन करके देखते हैं। डीपीपी नंबर 1 खोलिए, डीपीपी नंबर 1 खोलिए, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ऑनलाइन वाले बच्चों को ऐप पर अपलोड हो जाएगी भाई शाम तक, तो ऑनलाइन वाले बच्चे परेशान मत होइएगा, शाम तक ऐप पर अपलोड हो जाएगी डीपीपी, ठीक है? अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं ताकि आप लिख सकें। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ जी, किसको नहीं मिला एक बार हाथ खड़ा कर लें।
देखो प्रतीक भैया, ये डीपीपी नंबर 4, 5, 6 है। इन सबको संभाल के रख लीजिएगा फोल्डर में बनाकर। हाँ जी, जिसको नहीं मिली हाथ खड़ा कर लो, एक बार खड़े हो जाओ ताकि फटाफट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अपनी जगह पे खड़े हो जाओ जिसको नहीं मिली। गर्ल्स में मिल गई सभी को? सेवन, 8, 9 भी होगी ताकि बैच फ्री हो जाएगा पूरा। और आज की डेट डाल देना, रे ऑप्टिक्स 1 to 9 डिस्ट्रीब्यूटेड। चलिए देखें, चलो अब लोग समझना क्या है, फिर अगला सवाल आपको खुद करना है। ये स्लैब है, स्लैब की थिकनेस कितनी? T। लाइट कैसी आई? लाइट इंसिडेंट नॉर्मली, स्लैब के नॉर्मली, बोले तो 90 डिग्री। अब सबसे पहले नॉर्मल खींचिए, सबसे पहले बाउंड्री खींचिए, तब आपका डर हटेगा। सर बाउंड्री क्या होता है सर? अरे बाउंड्री मतलब जो दो मीडियम को क्या करता है? सेपरेट। धीरे धीरे सीखे, मजा आएगा। 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन में रे ऑप्टिक्स की बातें समझ में आएंगी। जैसे ये इधर हवा है, अंदर पानी है, बाउंड्री कौन सी है? ये बाउंड्री है, हवा पानी। अगर ऐसा हो जाता तो अब बताइए बाउंड्री, ऊपर हवा है, नीचे पानी है, तो ये क्या है? बाउंड्री। थोड़ा बातों को सीखिए। बाउंड्री क्या होता है? जो दो मीडियम को क्या करता है? सेपरेट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बाउंड्री। अब बताइए गुप्ता सर, बाउंड्री कौन सी होगी? गुप्ता सर बाउंड्री ये है। नॉर्मल कौन सा होगा? बाउंड्री के 90 डिग्री पे टक 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 टक। अरे भाई लाइट नॉर्मल के एलोंग आ रही है, कैसे जाएगी? बिना मुड़े सीधी चली जाएगी। कंसेप्ट से समझें धीरे धीरे। सबसे पहले गुप्ता सर आपने क्या किया? बाउंड्री बनाई। बाउंड्री बाहर हवा, अंदर ग्लास। फिर आपने क्या बनाया? नॉर्मल बनाया। फिर आपने बोला अरे भाई, ये लाइट नॉर्मल के अलोंग आ रही है, नॉर्मल के अलोंग आएगी तो बिना मुड़े सीधी चली जाएगी। सीधी चली गई। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है टाइम। तो मैंने कैसे सोचा? सोचना सीखिए। मैंने आपको कहा अभी 8 दिन 10 दिन मैं आपको फिजिक्स पढ़ना सिखा रहा हूं। मैं सॉल्यूशन नहीं छाप रहा गूगल वाले। सोचना। टाइम पूछा, फिर टाइम का मैंने फॉर्मूला सोचा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फिर मैं सोचा मुझे क्या क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए और स्पीड चाहिए। डिस्टेंस खुद बताओ इसने स्लैब के अंदर कितना चला? T। तो डिस्टेंस आ गया T। मैं थोड़ा सा खुश हो गया, डिस्टेंस आ गया। अब मुझे स्पीड चाहिए। क्या ग्लास में भी स्पीड वही रहती है क्या? नहीं। बेसिक बोलो। वैक्यूम में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, ग्लास में जाने का उसकी स्पीड बदल जाएगी। फॉर्मूला म्यू बराबर, मुझे ग्लास में चाहिए V, तो बताइए V म्यू वहां जाएगा C/μ। थोड़ा इन वाक्यों को बोलिए। फिजिक्स बोलेंगे तो मजा आएगा। जब लाइट वैक्यूम में चलती है तब उसकी स्पीड C होती है। मीडियम में जाने के बाद, पानी में जाने के बाद, ग्लास में जाने के बाद उसकी स्पीड बदल जाती है। कितनी हो गई? C/μ। मेरे पास स्पीड भी आ गई
मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये देखिए डबल हंसी, डिस्टेंस भी आ गया, स्पीड भी आ गया। अब मुझे क्या चाहिए? टाइम। टाइम बराबर डिस्टेंस टी, स्पीड सी बाय म्यू। कहां जाएगा घूम के? म्यू टी बाय सी। हो गया? अप्रोच समझिए, आप सॉल्यूशन मत छापिए, अप्रोच लाइए, अप्रोच। अच्छा टाइम चाहिए था, डिस्टेंस लाओ, स्पीड लाओ। डिस्टेंस आ गई, स्पीड आ गई, तो क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। अब आइए सवाल नंबर 9। अब आइए सवाल नंबर 9, खुद करिए। 9 नंबर खुद करिए, इसी तरह के भाई है इसका, खुद करिए। बढ़े आगे। सेम सवाल है, इसी का भाई है वो, बिल्कुल सेम सवाल, बस आपको वैल्यू सही रखनी आनी चाहिए। इसी का भाई है। नाइन्थ, देखिए अब सर इसमें कुछ नहीं दे रखा, अगर कुछ नहीं दे रखा तो हम ये मान के चलेंगे लाइट कैसी आ रही है? नॉर्मली। अगर किसी एंगल पे आती तो लिख के देता, कुछ नहीं दे रखा, इसका मतलब लाइट कैसे आ रही है? नॉर्मली। और बोलिए अगर नॉर्मल के अलोंग आएगी तो बिना मुड़े सीधी चली जाएगी। बोल लीजिए, बोलने में कोई नुकसान नहीं है। अगर लाइट नॉर्मल के अलोंग आएगी, बिना मुड़े सीधी चली जाएगी। जितना बोलेंगे फिजिक्स, धीरे धीरे दिमाग चलने लग जाता है। अब देखिए थिकनेस कितनी दे रखी है? 4 mm। अब बताइए 4 mm मिलीमीटर में काम नहीं करना, किससे गुणा करेंगे? 10⁻³ थिकनेस आ गई, डिस्टेंस आ गई। स्पीड कैसे निकालें? स्पीड कैसे निकालें? आइए, म्यू बराबर क्या होता है? c/v। म्यू बराबर क्या होता है? c/v। और बताइए, फिर वो सेंटेंस बोलिए, वैक्यूम में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, किसी भी मीडियम में जाने पर उसकी स्पीड कम हो जाती है, जिसको म्यू बराबर c/v से निकाला जाता है। ऐसा बोलना सीखें, जितना बोलेंगे ना उतना धीरे धीरे आपकी कनेक्टिविटी बनेगी, आप इमेजिन कर पाओगे वैक्यूम में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, किसी मीडियम में जाने पर उसकी स्पीड कम हो जाती। अब बताइए म्यू कितना दे रखा है? म्यू कितना दे रखा है? 3। सी 3 × 10⁸। तो वी कितना? 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वी आ गया, ये मेरे पास डिस्टेंस आ गई, ये मेरे पास स्पीड आ गई। काम करने का तरीका सीखिए, धीरे 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 सब चीजें सीख जाएंगे। जब आपके 50-60 सवाल बन जाएंगे ना, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अभी आपको 50 सवाल तक सीखना है कि कैसे कैसे आगे प्रोसेस करना है। अब मुझे क्या पूछा है बताइए?
टाइम। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस 4 इंटू 10⁻³ स्पीड बताइए, 8 ऊपर जाएगा तो -8। अच्छे से कैलकुलेशन करिए। 8 नीचे है, 8 ऊपर जाएगा तो -8, -3 और -8 बेस से में पावर ऐड हो जाएगी। छोटी छोटी कैलकुलेशन सीखिए। टिक लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। आज एक फोल्डर खरीद लें और उसमें मेंटेन करें। 9 तक मिल गई आपको डीपीपी, एक और मिलेगी 10, 11, उसके बाद पूरा रे ऑप्टिक्स 11 डीपीपी में खत्म हो जाएगा। इनको मेंटेन करिए, साथ साथ सॉल्व करिए, रोज मॉड्यूल लाइए। थोड़ी दिमाग में कंडीशन बैठा लीजिए कि फिजिक्स में रोज मॉड्यूल, रोज डीपीपी क्लास में लानी है, घर जाके होमवर्क रोज करना है, तभी फिजिक्स का डर हटेगा। नहीं तो फिजिक्स का डर नहीं हटेगा भाई। अपन को ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे फिजिक्स में, तब जाके बात बनेगी। बढ़िया, आगे बढ़ें क्या? चलिए नोट लगाइए। नोट लगाइए। एक बार 7, 8, 9 किसको नहीं मिली एक बार पूछ लो, देख लो, हाथ खड़ा कर लो। डीपीपी नंबर 7, 8, 9 आज अपन ने कौन सी? 7, 8, 9 दे दो इसको, उसी में है 7, 8, 9 पूरा एक साथ ही है। और भाई किसी को दो, इसको दो एक। और देख लें, 3 आपको मिले हैं। पहले में 1, 2, 3 एक साथ हैं, फिर 4, 5, 6 एक साथ हैं, फिर 7, 8, 9। तो आज आपको 9 डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं। वहां एंट्री हो जाएगी कि भाई आज अपन को 1 से 9 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है, चलिए अब नोट लगाइए। अगर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, if light travels from rarer to denser, then what would happen? कमेंट, स्पीड का क्या होगा, वेवलेंथ का क्या होगा, कलर का क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का क्या होगा? अब बढ़िया प्रश्न स्टार लगा के रखिए। प्यारा थ्योरेटिकल सवाल है और बढ़िया सीखना। कहां से कहां जा रही है बताइए? रेरर से, रेरर तो बोलिए धीमे, और डेंसर बोलिए तेज। रेरर से डेंसर, रेरर से डेंसर। डेंसर मतलब म्यू ज्यादा, म्यू ज्यादा। अब सोचने की अप्रोच देखिए। स्टेप 1 म्यू बराबर सी बाय, अप्रोच देखिए और दिमाग को चलाइए।
रेरर से डेंसर, रेरर धीमे बोलो, डेंसर तेज बोलो, रेरर से डेंसर, डेंसर मतलब म्यू, गुरुजी म्यू ज्यादा होगा, स्पीड कम होगी। क्यों आशीष सर ऐसा क्यों होता है? इनवर्स, इनवर्स है। डेंसर मतलब म्यू ज्यादा, और अगर म्यू ज्यादा होगा तो बेटा स्पीड, पहला आंसर आ गया है, स्पीड डिक्रीजेस। ओके गुरुजी। स्टेप नंबर 2, जो हाल स्पीड का होता है वही हाल वेवलेंथ का होता है। बोल ले, जीभ को दबा के मत रख, कोई काम की नहीं है, बोलता रहे। जो हाल स्पीड का वही हाल वेवलेंथ का। व्हाट अबाउट स्पीड? डिक्रीजेस। व्हाट अबाउट स्पीड? डिक्रीजेस। देन व्हाट अबाउट वेवलेंथ? ऑल्सो डिक्रीजेस। जो हाल स्पीड का गुरुजी वही हाल वेवलेंथ का। स्पीड डिक्रीजेस, तो आंसर आ चुका है वेवलेंथ ऑल्सो डिक्रीजेस। वेवलेंथ ऑल्सो डिक्रीजेस। देखिए, बताइए क्या बात? ओके। तीसरा, व्हाट अबाउट कलर? नो चेंज। ग्रीन कलर पानी में जाने के बाद भी ग्रीन ही रहता है, क्योंकि कलर का सीधा संबंध फ्रीक्वेंसी से होता है, और फ्रीक्वेंसी नहीं बदली तो कलर भी नहीं बदलेगा। व्हाट अबाउट फ्रीक्वेंसी? नो चेंज। तसल्ली से देख लीजिए, स्टार लगा के रखिए। ये 2 से 3 बार पूछा जा चुका है और बढ़िया थ्योरेटिकल सवाल है। तसल्ली से बढ़िया जमा जमा के लिख लीजिए और अच्छे से आना चाहिए। बताइए, बढ़ूं क्या आगे? तो 4 पॉइंट पर कमेंट करना है। स्पीड, वेवलेंथ, कलर, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, कलर भी नहीं बदलता। ग्रीन कलर का प्रकाश पानी में जाने के बाद ग्रीन कलर का ही रहेगा। फ्रीक्वेंसी भी बदलेगी। स्पीड डिपेंड करेगा कहां से कहां जा रही है, रटिए मत, कहां से कहां। रेरर से डेंसर, डेंसर तेज बोलिए, रेरर से डेंसर मतलब म्यू, और अगर म्यू ज्यादा है तो स्पीड। जो हाल स्पीड का होगा वही हाल। क्या बात ओके है? चलिए अब 5 मिनट लीजिए। डीपीपी नंबर 1, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 सवाल आपको ट्राई करने, कॉपी में ही करिएगा। अपने क्लास नोट्स में डीपीपी नंबर 1 डाला, 3 सवाल, 5 से 6 मिनट आपके। सवाल पढ़िए, सोचिए, कॉपी में करिए, कॉपी में ही डीपीपी नंबर 1 डालिए, कॉपी में करिए।
तीनों प्रश्न करिए तसल्ली से, सीखें प्रश्न पढ़ना, सॉल्व करना। ये 10 दिन 12 दिन की मेहनत है। एक बार आपको फिजिक्स के साथ ट्यूनअप करना जरूरी है। ट्यूनअप होते जाएंगे, चीजें समझ में आती जाएंगी। पहला, दूसरा, तीसरा, जिनके तीनों बन गए हैं वो चौथे पे आ जाए। ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए आज डीपीपी 1 से लेकर 9 तक ऐप पर अपलोड हो जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए डीपीपी नंबर 1 to 9 आज आपके ऐप पर दिखने लग जाएगी। ऑफलाइन में डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। पहला, दूसरा, तीसरा 2 मिनट बाद सॉल्व करूंगा। करें, चलिए पहला पहला हो गया होगा। कहां से कहां जा रहे हैं बताइए? रेरर से, फिर वही बात, रेरर धीमे बोलें डेंसर, तो रेरर से
डेंसर, डेंसर का मतलब म्यू ज्यादा, म्यू ज्यादा तो स्पीड, जो हाल स्पीड के वही हाल, तो स्पीड भी कम, वेवलेंथ भी कम। बताइए कौन सा आंसर आएगा, कौन सा आंसर आएगा? स्पीड एंड वेवलेंथ बोथ डिक्रीजेस। दूसरा सवाल बहुत अच्छा है, भाई ने ऐसे ही माहौल बना रखा है, पानी का लैम्डा, पानी के अंदर वेवलेंथ, ऐसे ही माहौल बना रखा है, कोई काम का नहीं, खामखा माहौल बना रखा है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो। सॉल्व भी नहीं करना, जो रंग हवा में होगा वही रंग पानी में होगा। बड़ा बड़ा दिमाग में बैठा लीजिए, रिफ्रैक्शन के दौरान फ्रीक्वेंसी बदलती नहीं है, रिफ्रैक्शन के दौरान कलर भी नहीं बदलता। हवा में बताइए कौन सा रंग है? हवा में रेड, पानी में भी। ये वेवलेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई काम के खामखा दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, अगर एयर में रेड है तो मीडियम में जाने के बाद भी रेड ही रहेगा। एयर में रेड है तो मीडियम में जाने के बाद भी रेड ही रहेगा। तीसरा सवाल काम का है, कैलकुलेशन सीखनी है। देखिए लॉ याद करना बहुत आसान है, बायो-सवर्ट लॉ, गॉस लॉ, पर इन पे क्वेश्चंस और उनकी कैलकुलेशन ये भी तो सीखनी है भाई। कैलकुलेशन से भागने से कुछ भी नहीं होगा। अब वो क्या कह रहा है, डायग्राम बनाइए, लाइट कितने एंगल पे आ रही है बताइए? 60 पर, गई कितने पर? 45। ये देखिए डायग्राम बनाना सीखिए, लाइट आई 60 पर, गई कितने पर? 45 पर। ऊपर का म्यू 1.5, नीचे का फाइंड करना है। डायग्राम बनाइए, बिना डायग्राम बनाए आप क्वेश्चन को कनेक्ट नहीं कर पाओगे। कोशिश करें कि हम 100 सवालों के डायग्राम बनाएं, काटा कूटा करें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बताइए स्नेल लॉ, ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल। स्नेल लॉ, ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल। अब साइन 60 √3/2, साइन 45 1/। अब बड़े बच्चे बनो, ये 2 और ये √2, तो यहां क्या बचेगा? और नहीं आता तो एक बार सीख लो, 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, कोई शर्म नहीं है। 5 को लिख सकते हैं √5 इंटू √5, 7 को √7 इंटू √7। एक बार सीख लीजिए। इस 2 को क्या लिखा मैंने? √2 इंटू √2। अब ये √2 कैंसिल, धीरे धीरे ऐसे सीख जाते हैं। अब अगली बार आप ये नहीं करेंगे, अगली बार सीधा रखेंगे, ये 2 है, ये √2, तो यहां क्या बचेगा? √2। एक बार ये सब चीजें निकाल लें अपने हाथ से, 5-5 बार, 10-10 बार, वो दिमाग में फिट हो जाएंगी। फिर इन कैलकुलेशन से आप घबराओगे नहीं। सर इसके बाद में कैसे करूं, अभी मैं घबरा वहां रहा हूं। मैं बताता हूं तुझे। √3 बोल, 1.732, √2 बोल। अब आएगा मजा, ध्यान से देख मजे कैसे आएंगे। अगर ये 1.5 होता, अगर ये, तो ये पूरा कट जाता, तो आंसर आ जाता 1.732। पर आशीष सर ये 1.5 नहीं है, 1.5 से थोड़ा सा कम है, और कम से भाग दोगे तो आंसर बड़ा आएगा। 1.732 से बड़ा एक ही ऑप्शन है, 1.8। मोबाइल से नहीं करना है भाई, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना है, सीखना है। और ये किताबों में नहीं मिलेगा, ये तो 100, 150, 200 सवाल कर करके दिमाग चलने लगेगा। सर वापस बताओ धीरे धीरे,
वापस सुन, अगर ये 1.5 होता, ऊपर भी 1.5 कैंसिल हो जाता, आंसर आ जाता। पर ये गुरुजी 1.5 नहीं है, 1.5 से थोड़ा सा कम है, कम से भाग दोगे तो आंसर 1.732 से ज्यादा आएगा। ज्यादा एक ही ऑप्शन है 1.84। बताइए, ये कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी। इनसे भाग के करोगे क्या? आपको स्नेल लॉ बहुत अच्छा आता है, पर करोगे क्या स्नेल लॉ का? अगर कैलकुलेशन नहीं सीखोगे तो स्नेल लॉ बेकार है। तो मुझे फिजिक्स भी सीखनी है, मुझे कैलकुलेशन भी सीखनी है, तब जाके वो नंबर में कन्वर्ट होगा। अब आइए चौथे सवाल पर। चौथे को लिखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कोने में लिख लीजिए। चौथा सवाल एनसीईआरटी का प्रश्न है। चौथे सवाल के पास लिख लीजिए एनसीईआरटी। चौथा सवाल एनसीईआरटी का है। देखें क्या कह रहा है। एयर ग्लास, लाइट आई 60 पे, गई 45 पर। अब आप कहोगे सर इसमें करूं क्या? सब चीज तो मुझे पता है। नहीं भाई, ग्लास का तुझे रटा हुआ काम में नहीं लेना। अगर तू ग्लास का भी रख देगा फिर निकालेगा क्या? एंगल दोनों पता है, म्यू दोनों पता है, फिर करेगा क्या? तो ये चाहता है एनसीईआरटी वाला कि आप ग्लास का रटा हुआ काम में मत लो। पहले डायग्राम से क्या निकालो? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरे डायग्राम से क्या निकालो? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और तीसरे डायग्राम में उन दोनों की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो और वो जो ऊपर का एंगल क्वेश्चन मार्क है वो निकाल लो। मैं अपनी बात को फिर बोलता हूं, ये डायग्राम में आपको रटा हुआ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काम में नहीं लेना। बोलो क्या लिखोगे स्नेल लॉ बताओ? नीचे का म्यू, नीचे का एंगल, ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल। साइन 60 √3/2, साइन 45 1/। अब देख फिर आ गई, बता ये √2, क्या √2 बचेगा? तो म्यू ग्लास √3/√2। पहले डायग्राम से क्या निकल कर आया? ग्लास का। दूसरे डायग्राम से किसका निकल के आएगा? वाटर का। और इन दोनों को उठा के किस में रखोगे? थर्ड में। होमवर्क है, वो दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर डायग्राम क्यों देता वो? इस डायग्राम का देने का कारण क्या है? अगर मैं ग्लास का ही रख दूंगा तो फिर सॉल्व क्या करूंगा? तो पहला डायग्राम उसने क्यों दिया? ताकि वो आपसे ग्लास निकलवा पाए। दूसरे डायग्राम को क्यों दिया? ताकि वाटर का निकलवा पाए। और तीसरा क्यों दिया? ताकि वो एंगल निकाल पाए। सही बात है। तो आज का होमवर्क लिखें डीपीपी नंबर 1 पूरी। आज का होमवर्क लिखें डीपीपी नंबर 1 पूरी, 1 से लेकर 10 तक। अगले टर्न पर मॉड्यूल जरूर लेकर आएं, डीपीपी रोज लेकर आएं। धीरे धीरे अपना सेटअप बनाएं, 8 दिन 10 दिन 12 दिन में एकदम बढ़िया सेटअप बन जाए। टाइम टेबल भी आपको समझ में आ रहा होगा। सर आप आए थे मंडे को, अब आए आज आप वेडनेसडे को, अब आपकी अगली क्लास, इसे बोलते हैं MWF, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। इन दिन टीचर सेम आएंगे। फिर है TTS, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। इन दिन टीचर सेम आएंगे। धीरे धीरे आपको याद होता जाएगा टाइम टेबल।
MWF में टीचर सेम, TTS में टीचर सेम। क्लासेस 4 भी लगेंगी। अभी छोटे हैं ना हम, अभी अभी एडमिशन लिया तो 3-3 लग रही हैं, 10 दिन बाद 4-4 लगेंगी। सही है? अभी छोटे हैं, अभी एक दिन 4 पढ़ा देंगे भाग जाओगे, इसलिए अभी 3-3 पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।